नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 के इस अंतिम वीडियो में, जिसमें हम इस संपूर्ण अध्याय को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से उसका दोहरान करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र और विविधता नाम के इस अध्याय को हमने सबसे पहले प्रारंभ किया था मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी से, तो उसी से हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और उसके बाद में 1 से लेकर 15 प्रश्नों के इस श्रृंखला में हम इस संपूर्ण अध्याय को एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला एक प्रश्न है हमारा, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ऐसे ये 6 जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं उनको हमने टिप्पणियों के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उनके रूप में हम इसको ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहला है एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, या फिर एफ्रो अमेरिकन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है। तो हम सब जानते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में अफ्रीका से ऐसे काली चमड़ी के जो लोग थे, जो मूलतः अफ्रीकन थे, उनको अमेरिका गुलाम बनाकर लाया गया था और बाद में वो वहीं स्थायी रूप से रह गए। उनकी जो पीढ़ियां आज अमेरिका में रहती हैं उन्हें एफ्रो अमेरिकन्स कहा जाता है। एफ्रो अमेरिकन्स के जो चमड़ी का कलर है वो बहुत डार्क होता है, बहुत काले रंग की चमड़ी उनकी होती है, इसलिए वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं अमेरिका के अंदर। तो एफ्रो अमेरिकन्स। दूसरा प्रश्न है हमारा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। इस पर एक शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी। हम सब जानते हैं ये जो एफ्रो अमेरिकन्स अमेरिका में रहते थे, काली चमड़ी के लोग, उनके ऊपर उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव होते थे। उनके साथ कई प्रकार की अमानवीय शोषण उनका होता था और इसलिए अमेरिका में कई प्रकार के नागरिक सुधार आंदोलनों की एक श्रृंखला चली, जिसमें बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे सुधार कार्यक्रम एक के बाद एक होने लगे। 1954 से लेकर 1968 तक अमेरिका में इस प्रकार सुधार के लिए चले जो प्रयत्न थे, जो आंदोलन थे, वो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाए। इन नागरिक अधिकार आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस संपूर्ण आंदोलन को लीड किया। और ये जो नागरिक आंदोलन था, मूलतः इसकी जो मांग थी कि अमेरिका में जितने भी ऐसे नस्लीय भेदभाव के जो कानून हैं उन कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। अंत में ये नागरिक अधिकार आंदोलन सफल हुआ, उनकी मांगों को मान लिया गया अमेरिका में। अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति आंदोलन भी अमेरिका में नस्लवाद, रंग भेद की जो नीति थी उसके विरोध में खड़ा हुआ एक शक्तिशाली आंदोलन था। 1966 से लेकर 1975 तक यह वहां चला। मूल रूप से जो अश्वेत शक्ति थी, यानी कि जो काले चमड़ी के जो लोग थे, उनकी ताकत को दिखाने के लिए यह आंदोलन खड़ा हुआ था और नस्लवाद के खिलाफ यह आंदोलन था। नागरिक अधिकार आंदोलन और अश्वेत शक्ति आंदोलन में एक ही अंतर था कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो थे वह पूर्णतया अहिंसक आंदोलन थे, जबकि अश्वेत शक्ति आंदोलन जो चले उन लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का उपयोग करने से भी परहेज नहीं था। समरूप समाज। समरूप समाज क्या होता है, हमने पढ़ा है, एक ऐसा समाज जहां एक ही प्रकार की संस्कृति के मानने वाले लोग बहुतायत में रहते हैं, या जिसको कह सकते हैं एक ऐसा समाज जहां पर वैरायटीज नहीं होती, विविधताओं का अभाव होता है, एक ही प्रकार के लोग बहुतायत में जहां रहते हैं। जर्मनी का उदाहरण इसमें हमने पढ़ा था, जर्मनी का। आगे है बहुसांस्कृतिक समाज। बहुसांस्कृतिक समाज समरूप समाज का उल्टा है। आज वर्तमान विश्व में अगर हम देखते हैं तो कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां पर एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक समाज आज डाइवर्सिफाइड, विविधता युक्त होने लगा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश पर लोगों का पलायन, लोगों का जाना यह बड़ी मात्रा में हुआ है। और जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपने सांस्कृतिक मूल्य भी लेकर जाते हैं। और इन लोगों के कारण से जब पुरानी संस्कृति से नए लोगों का मिलन होता है तो एक नया समाज वहां पर खड़ा होता है। इस प्रकार एक ऐसा समाज जहां पर वैरायटीज ऑफ ग्रुप्स रहते हैं, विविध प्रकार के लोग जिसमें रहते हैं, उसे बहुसांस्कृतिक समाज कहा जा सकता है। समरूप और बहुसांस्कृतिक ये आपस में विलोम हम इसको कह सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में हल्का सा आंशिक परिचय उनका इसमें आया है। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता जो थे वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके बारे में भी 2-4 बातें हमको ध्यान कर लेनी चाहिए। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, ये अमेरिका में चले इस नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रणेता कह लीजिए, इसके मुख्य नेता थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन शक्तिशाली हुआ। अमेरिका के जितने भी नस्लीय भेदभाव युक्त जो कानून थे उनको खत्म कराने में इनकी एक बड़ी भूमिका थी। बड़ी बात यह है कि मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी के बहुत अच्छे प्रशंसक थे, उनके अनुयायी थे, उनके आदर्शों को, उनकी बातों का अनुपालन करने वाले थे। इसलिए मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चला ये अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन पूर्णतया अहिंसक आंदोलन था। 1968 में 1968 में मार्टिन लूथर किंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न के रूप में। ये जो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हमने लिए हैं, ये 6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमको शॉर्ट नोट्स या संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार कर लेनी चाहिए, जिनके बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया है। 7वां प्रश्न है हमारा, मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अमेरिकी धावकों ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए क्या किया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर जो हम आगे दे सकते हैं उसके लिए हमको घटना पूरी पता होनी चाहिए। आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा। संक्षेप में मैं बता देता हूं। मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अमेरिकी जो धावक थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए क्या किया? इसमें से एक प्रश्न और है कि वो जो 200 मीटर रेस का जो पदक वितरण समारोह चल रहा था उसमें वो जो दोनों अफ्रो अमेरिकन धावक थे उन्होंने जो हरकत की, जो संकेत दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया, वो क्यों किया था? तो हम सबको क्लियर है कि अमेरिका के अंदर ये जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं, काली चमड़ी के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार अमेरिका में हो रहे थे उनकी तरफ दुनिया का ध्यानाकर्षण करने के लिए उन अफ्रो अमेरिकन धावकों ने मैक्सिको ओलंपिक के उस पदक वितरण समारोह को अपना हथियार बनाया और वहां पर दुनिया का ध्यान अमेरिका में हो रहे रंग भेद के जो शोषण था उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए इन धावकों ने क्या किया? तो हम सब लोग जानते हैं, एक तो उनकी वो विशिष्ट मुद्रा, उनकी वो बंधी हुई मुट्ठी जिसके ऊपर उन्होंने काले दस्ताने पहने थे, वो काले दस्ताने बंधी हुई मुट्ठी पर जो थे वो अश्वेत शक्ति के संगठन का प्रतीक था। वहीं उन्होंने पांव में जूते नहीं पहने थे, केवल मोजे में, केवल जुराफ में वो पदक ग्रहण करने के लिए इतने बड़े मंच पर आए। वो जो नंगे पैर थे उन अफ्रो अमेरिकन धावकों के, वो अमेरिका में काले चमड़ी के लोग कितने गरीब हैं इस बात का संकेत था। साथ ही साथ कुछ प्रतीक भी हमने उसमें बताए थे पहले वीडियो में कि किस प्रकार जो एक धावक है स्मिथ, वो अपने गले में काला मफलर पहनकर आता है जो अश्वेत लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो दूसरा है कार्लोस, वो अपने गले में काले मोतियों की माला पहनकर आता है। वो काले मोतियों की जो माला है उसके गले में, वो अब तक मारे गए, उस समय तक मारे गए काले जो अमेरिकन हैं, अश्वेत जो अमेरिकन हैं, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में वो काले मनकों की माला थी। इस प्रकार ये सारी चीजें जो थी, उन सब सारी चीजों ने दुनिया का ध्यान आकर्षण अमेरिका के अंदर हो रहे जो चमड़ी के रंग के आधार पर जो शोषण हो रहा था उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रतिक्रिया क्या हुई? तो हम सब जानते हैं, जब पीटर, नॉर्मन, स्मिथ और कार्लोस तीनों लोगों ने उस मैक्सिको ओलंपिक के उस पदक वितरण समारोह के मंच का उपयोग अमेरिका के अंदर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के लिए किया, तो इस कारण से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ की ओलंपिक की जो सदस्यता थी, जो मान्यता थी, उसको रद्द कर दिया और साथ ही साथ उनको दिए गए पदकों को भी वापस छीन लिया। लेकिन उनका जो वो सारा आंदोलन था, जो जिस कारण से ये लोग संघर्ष कर रहे थे, वो आंदोलन चलता रहा और अंततोगत्वा अमेरिका में रंग भेद की नीति बंद हुई, वो सारे कानून वहां पर हटा दिए गए। बाद में है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की मूर्ति किस विश्वविद्यालय में लगाई गई? ये एक छोटा सा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है और मुझे लगता है शायद मैं पहले वीडियो में इस बात को करने में चूक गया था, मुझसे थोड़ा सा छूट गया था ये विषय, इसलिए मैंने इसको प्रश्न के रूप में ले लिया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है उसकी जो मूर्ति है, जिन्होंने मैक्सिको ओलंपिक में
के उस मंच पर दुनिया का ध्यानाकर्षण अमेरिका के अंदर अश्वेतों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की तरफ लेकर आए वो लोग, ये सारा समय जब पूर्ण हो गया, अमेरिका में इनका ये आंदोलन सफल हुआ और रंग भेद के सभी कानूनों को हटा लिया गया। उसके बाद 2005 में, रिसेंटली 15 वर्ष पुरानी ही बात है, 2005 में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की मूर्ति उस विश्वविद्यालय में जिसमें ये दोनों एथलीट पढ़े थे, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पर इन दोनों की मूर्ति लगाई गई है। 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में इन दोनों धावकों की मूर्ति लगाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? इसको हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जाना। जनरली हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभावों की उत्पत्ति, किसी भी प्रकार का जो सामाजिक भेद है, सोशल डिवीजन है, उसकी उत्पत्ति दो आधारों पर होती है। एक, जन्म के आधार पर, बर्थ के बेस पर। अधिकांश जितने भी सामाजिक भेदभाव हम समाज में देखते हैं, उन सबकी उत्पत्ति ही जन्म पर आधारित होती है। किस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है, किस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में वो पैदा होता है, किस रिलीजन को वो एक्सेप्ट करता है, ये सारी चीजें उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। अमीर और गरीब का भेद भी उसे कई बार जन्म से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो प्रकार से मोटे मोटे तौर पर हम बता सकते हैं। एक, जन्म पर आधारित, और दूसरा अपनी पसंद या चुनाव पर आधारित। कई बार लोग पैदा किसी और धर्म के लोगों के घर में होते हैं, लेकिन वो अपनी पसंद से किसी और रिलीजन, किसी और पंथ का चुनाव करते हैं, तो वो पसंद आधारित भेदभाव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मोटे रूप पर दो प्रकार से होती है। एक, जन्म पर आधारित, और दूसरा व्यक्ति के चुनाव पर आधारित। तो ये सभी प्रश्न हमने कर लिया है। हमने 7वां प्रश्न कर लिया, 8वां कर लिया, 9वें पर हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, स्पष्ट करें। इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, मैं वापस ध्यानाकर्षण कर देता हूं आप लोगों का। सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। समाज में जो विभिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, वो नेगेटिव चीज नहीं है, वह नकारात्मक चीज नहीं है। यह समाज की एक खूबसूरती है जिसको हम लगातार सभी चैप्टर्स में अच्छे से समझते आ रहे हैं। तो सभी सामाजिक विभिन्नताएं, जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, वो सबके सब सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन नहीं बनते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने बात की थी इस मैक्सिको ओलंपिक के उसी घटना की, जहां पर स्मिथ और कार्लोस दोनों अफ्रो अमेरिकन थे, लेकिन उनका जो तीसरा साथी था पीटर नॉर्मन, वो ऑस्ट्रेलियन था, गोरी चमड़ी का व्यक्ति था। एक तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। दो लोग काली चमड़ी के व्यक्ति थे, एश्वेत अमेरिकन थे, जबकि जो तीसरा व्यक्ति था उनका सहयोग करने वाला, वो गोरी चमड़ी का पीटर नॉर्मन था। लेकिन पीटर नॉर्मन और इन दोनों के बीच में ये एक सामाजिक विभिन्नता होने के बावजूद भी उनके बीच में विभाजन नहीं था। पीटर नॉर्मन सहयोगी बना अपने साथी एश्वेत लोगों का। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सभी सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम स्मिथ, कार्लोस और पीटर नॉर्मन का ये उदाहरण दे सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। यहां पर जो हमने प्रश्न लिया था उस प्रश्न का एक स्टेप आगे है ये। यहां तो हमने बात की थी कि सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, और यह प्रश्न है कि ये सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत अच्छे से हमने ये बात पढ़ी है कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। तो दो प्रकार के उदाहरण हमने इसमें पढ़े कि जब ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस होती है, समाज के अंदर जो एक छोटा सा अंतर है, उस अंतर पर लेयर बाय लेयर, एक के बाद एक, कई प्रकार के अंतरों की एक लेयर बनती जाती है, और उसके कारण से समाज का वह तबका अपने आप को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के अन्य हिस्सों से बिल्कुल पृथक, बिल्कुल अलग, अलगाव जैसा महसूस करने लगता है। अमेरिका का भी उदाहरण उसमें है, जैसे श्वेत और अश्वेत का जो मामूली अंतर था, यह सामान्य अंतर था, लेकिन जब अश्वेत लोगों के साथ ही वो गरीब भी होने लगे, अशिक्षित भी होने लगे, उनके साथ भेदभाव भी होने लगा, छुआछूत होने लगी, सब लोग उनको हेय दृष्टि से दिखने लगे, ऐसे ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस जब होती है, तब
कोई भी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आगे हम एक बात कर रहे हैं यहां पर सामाजिक विभाजनों की राजनीति का प्रभाव। ये जो सोशल डिफरेंसेस के अंदर जब पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है, जब सामाजिक विभाजनों के इस विषय में राजनीति हस्तक्षेप करती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर बात की है कि जब पॉलिटिक्स, जब राजनीति प्रवेश करती है, इट मींस राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स जब समाज के विभाजनों की बात किसी भी प्रकार से करने लगते हैं, तो उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो उसके प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है इसको। वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और वो सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो जो दोनों प्रकार के प्रभाव है, उनको दो प्रश्नों के रूप में हमने यहां पर लिया है। पहला प्रश्न है, राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक है। ये जो इसको स्पष्ट करें, ऐसा ये प्रश्न है। तो ये जो पहला प्रश्न है, 12वें नंबर का जो प्रश्न है, ये सामाजिक विभाजनों की राजनीति के प्रभाव में नेगेटिव, नकारात्मक जो प्रभाव है उसको बताने वाला प्रश्न है। नकारात्मक प्रभाव यानी कि अगर राजनीति का सामाजिक विभाजनों से मेल हो गया तो ये बहुत खतरनाक है, डिजास्टर करने की कंडीशंस का है, विखंडन कर देता है समाज का, ठीक है ना। तो इसके लिए हम उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन हमारी किताब में जो उदाहरण आया है वो उत्तरी आयरलैंड का और यूगोस्लाविया का उदाहरण है। उत्तरी आयरलैंड में ईसाई कंट्री है उत्तरी आयरलैंड, लेकिन वहां पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो प्रकार की कम्युनिटी रहती है। और इन दोनों प्रकार की कम्युनिटी में एक पार्टी को लीड कर रही है वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है ना, और दूसरे हैं यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये दो जो राजनीतिक दल थे, उन दोनों राजनीतिक दलों ने समाज के दो वर्गों को अपना आधार बना लिया। और एक पार्टी कैथोलिक्स को लेकर के उत्तरी आयरलैंड्स को ग्रेट ब्रिटेन में मिलाना चाहती है, और एक पार्टी अपने आप को जो आयरलैंड गणराज्य है उसमें मिलाने के लिए और लोगों को प्रेरित करती है, उद्वेलित करती है। कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी समाज का ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का डिवीजन है, इसके अंदर अपनी होड़ लेकर के जब लगती है, तो उत्तरी आयरलैंड में बहुत ही गलत स्थिति, नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण से दोनों ही वर्गों के लोग आपस में मारकाट मचती है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के कई लोगों की जानें भी उसमें जाती है। ये सारी बात हमने पढ़ी है। युगोस्लाविया में तो एक ही देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कई टुकड़े हो गए इसी प्रकार की राजनीतिक होड़ के कारण से। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन, वह भी एक प्रकार की होड़ ही थी। अपने आप को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बड़ा नेता, अपने आप को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी से क्या के हित की चिंतन करने वाली बड़ी पार्टी बताने के चक्कर में हमारे देश में भी विभाजन हो गया। तो जब राजनीतिक पार्टियां सामाजिक विभाजनों का उपयोग होड़ा होड़ के लिए करने लगते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़कर किसी समाज, किसी वर्ग का मैं ज्यादा हितैषी हूं ऐसा स्थापित करने के लिए उनकी नाजायज मांगों को भी मानने या फिर उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को गलत तरीके से उपयोग करने की चेष्टा जब राजनीतिक पार्टियां करती है, तब समाज विखंडन की स्थिति में भी आ जाता है, समाज टूट जाता है। समाज ही नहीं, देश का भी विभाजन हो जाता है। तो ये तो है एक नकारात्मक दृष्टि कि जब सामाजिक विभाजनों की राजनीति की जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार का होता है। राजनीतिक ये बहुत खतरनाक होता है, विभाजनकारी होता है। अगला प्रश्न जो हमने लिया है 13वां प्रश्न, ये 13वां प्रश्न इस सामाजिक विभाजनों की राजनीति के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है। सकारात्मक, है ना, इसको आप सब लोग ध्यान कर लें। सकारात्मक पक्ष को कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति, हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती, स्पष्ट करें। तो इस बात को भी हमने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से किया है, आप वापस उसको देखें। यहां पर हमने बताया कि जब सामाजिक विभाजनों की बात होती है तो हमेशा ही विभाजन खड़ा नहीं होता समाज में। कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता समाज के अंतरों की चर्चा करते हैं। समाज में जो विभेद हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी मांगों को राजनीतिक पार्टियां अपने मंचों से रखती है। सरकार को भी प्रेरित करती है कि वो जिनको आवश्यकता है उन वर्गों को, उनकी जरूरतों को पूरा करें। और इस प्रकार की जब सकारात्मक तरीके से संपूर्ण समाज का एक समान विकास हो, इसके लिए जब राजनीतिक पार्टियां पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए,
प्रयास करती है, उनकी बातों को रखती है, उनकी जरूरतों को सार्वजनिक करती है अपने मंचों से, तो इस प्रकार का होना लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, यह विभाजनकारी नहीं है। इससे तो जिन लोगों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, उनकी और भी ये राजनीतिक दल उनकी मांगों को उठाकर ध्यानाकर्षण करते हैं सरकार का। इससे संपूर्ण समाज का एक समान विकास यह सुनिश्चित होता है। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं 12वां और 13वां, ये इससे रिलेटेड है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का प्रभाव क्या होता है, जब ये अगर बड़ा प्रश्न आ जाए, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें। अगर मान लीजिए यही प्रश्न बड़ा प्रश्न बनकर आ जाए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट करें, है ना, या उनका प्रभाव क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों प्रश्न जो आपके तैयार हैं, ये तो है नकारात्मक प्रभाव और ये है सकारात्मक प्रभाव। ये दोनों ही बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में बतानी पड़ेगी। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट करें, तो आप बताएंगे कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में आप ये बताएंगे कि सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो मेल है बहुत खतरनाक है, और सकारात्मक में आप बताएंगे कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती, बल्कि जो लोग कमजोर वर्ग हैं समाज का, जो निचला तबका है, जिसका शोषण होता है, उसके लिए न्याय की गुंजाइश बनती है, उनके लिए न्याय की अपेक्षा बढ़ती है जब राजनीति सामाजिक विभाजनों की तरफ का ध्यान रखती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है हमारा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक कौन से हैं, स्पष्ट करें। इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में की है। 3 ऐसे आयाम हैं, 3 ऐसे कारक हैं, यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है कारक, लेकिन वीडियो को में पढ़ते समय हमने उसको, जो किताब में शब्द आया है वो आया है आयाम, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप। 3 कारक पूछ ले या 3 आयाम कौन से हैं, आयाम, है ना, 3 बातें कौन सी हैं, 3 चीजें कौन सी हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो हम कंफ्यूज ना हो। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक या आयाम कौन से हैं, स्पष्ट करें। तो सबसे पहला जो आयाम है वो तो यही है कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, लोग अपनी पहचान को किस प्रकार देखते हैं। अर्थात अगर लोगों में अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो उसको इतना सुपीरियर समझते हैं, इतना विशिष्ट समझते हैं कि वो शेष समाज से अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं, अलग समझने लगते हैं, तो फिर समाज विखंडन की तरफ जाता है। जबकि अगर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, अपनी व्यक्तिगत पहचान को समाज अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ मर्ज करता है, अपने से सुपीरियर आइडेंटिटी के साथ उसको मर्ज करने के लिए उसका मन रहता है, तो फिर समाज में विखंडन नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो कारक है वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सामाजिक समुदायों की मांग को किस तरह उठाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे समाज की मांगों को उठाते हैं, उस पर भी यह तय करता है कि उसके परिणाम क्या होंगे। अगर वो समाज को भड़काकर उनकी मांगों को उग्र रूप में उठाते हैं, तो उससे समाज टूटने की स्थिति में आ सकता है, उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जबकि अगर राजनीतिक दल जिनाइन मांगों को संविधान के दायरे में रहते हुए अच्छे संवैधानिक तरीकों से उठाते हैं, तो ये समाज को पुष्ट करने में, समाज को बलवान करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर तीसरा जो कारक है, तीसरा जो आयाम है, वो यह है कि सरकार समुदायों की जो मांगे हैं, विभिन्न समुदायों की जो मांगे हैं, उनके प्रति सरकार कैसा रुख रखती है, सरकार रिएक्ट किस प्रकार करती है। यह वो तीसरा कारक है जो राजनीति के परिणामों को तय करती है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को तय करती है। सरकार का रुख मतलब, अगर सरकार, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण उसमें हमने लिया है कि बेल्जियम में जिस प्रकार सरकार ने समाज में जो सामुदायिक मांगे थी, जो विभिन्न भाषा भाषी समूह जो थे, उनके साथ अपनी सत्ता को साझेदारी करने का मन बनाया। समाज टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर डाले, और इसलिए हमने देखा था कि बेल्जियम किस प्रकार
गृह युद्ध की स्थिति से बचा रहा। लेकिन श्रीलंका में सरकार का रुख क्या था? सरकार का एक अड़ियल रुख था। श्रीलंका मतलब केवल सिंहलियों का ध्यान, तमिलों को इग्नोर करना। उसके कारण से श्रीलंका में गृह युद्ध उत्पन्न हुए। तो कुल मिलाकर संक्षेप में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक कौन से हैं? तो पहला है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, लोग अपनी पहचान को किस तरीके से देखते हैं। दूसरा, हाउ पॉलिटिकल पार्टी रेज द डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल किस प्रकार उठाते हैं। और तीसरा है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट ऑन द डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समाज से आने वाली मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है। ये 3 वो आयाम हैं जो इस बात को तय करते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम क्या होंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं। यह प्रश्न किताब में आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रश्न अब तक का हमारा जो निचोड़ है, यानी कि पहला, दूसरा अध्याय और ये तीसरा अध्याय जो हमने खत्म कर दिया, उसके बेस पर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सामाजिक मतभेद केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में है। विश्व के कुछ देशों के परिप्रेक्ष्य में बताइए। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो जो भी मेरे वीडियोस में लगातार मेरे साथ है वो सभी बच्चे आसानी से दे सकते हैं। हमने पहले ही अध्याय से बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा जहां भाषाई विभिन्नता थी। उसके बाद में हमने देखा श्रीलंका का उदाहरण पढ़ा जहां भाषा के साथ में और क्षेत्रीय विभिन्नता भी देखने को मिली। उसके बाद हमने उत्तरी आयरलैंड, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, यहां तक कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट की बात करने वाला देश है, वहां पर भी किस प्रकार चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो इन सब देशों के उदाहरण के आधार पर हम इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं कि ये जो भारत में इस प्रकार का एक माइंडसेट बनाया जाता है कि अमीर और गरीब का ये जो भेद है भारत में ही है, ये जो चमड़ी के रंग का भेद है ये भारत में ही है, ये जो जाति ऊंचे नीचे जाति का भेद है ये भारत में ही है। तो ये अब हम बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस के साथ इस बात को आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां पर सामाजिक विभेद या सामाजिक अंतर नहीं हो। और अमेरिका के उदाहरण से तो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और नहीं जाने हैं तो हमको सर्च करके पढ़ना चाहिए किस प्रकार अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में कितना खूनी संघर्ष हुआ है, बरसों तक संघर्ष हुआ है। यहां तक कि अमेरिका की आजादी के बाद कई दशकों तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए भी संघर्ष करने पड़े। इसका अर्थ यह है कि हम जब भारत के बारे में सुनते हैं कि सभी प्रकार के विभाजन, सभी प्रकार के भेदभाव भारत में ही है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक मतभेद भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के सभी देशों में है। तो ये संपूर्ण प्रश्न की जो श्रृंखला हमने बनाई थी, पहले प्रश्न से लेकर के 15 प्रश्न तक, इस चैप्टर को एक सीक्वेंस में रिवाइज करने के लिए हमने इसको तैयार किया था। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।